जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकित राजपूत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट कोचिंग सेंटर के सेशन में स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस समय वाली हम अपनी क्लास में कक्षा 12 की फिजिक्स कुमार मित्तल की थ्योरी को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम अपने कल हमने छठे चैप्टर की शुरुआत की थी, किरचॉफ का नियम तथा वैद्युत परिपथ। तो उसी में आज हम आगे देखेंगे, कल तक जो पढ़ लिया था उससे आगे का टॉपिक देखेंगे। तो आइए देर ना करते हुए चलते हैं अपनी आज की क्लास की ओर। देखिए, आज की क्लास का हमारा पहला टॉपिक है परिपथ में धारा। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, परिपथ में धारा। चलिए हेडिंग डाल लीजिए पहली आप लोग, परिपथ में धारा। तो देखिए क्या हो, परिपथ में धारा हेडिंग डाल लीजिए आप लोग एक बार। उसके बाद आप लोगों को लिखाते हैं। देखिए क्या लिखा है। यदि किसी परिपथ में यदि किसी परिपथ में प्रवाहित धारा स्मॉल आई हो, तो प्रतिरोध आर के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V इक्वल टू क्या होगा यहाँ से, V बराबर I इंटू क्या होता है R। इसे आप लोग क्या बना लेना, समीकरण नंबर 2 बना लेना। एक जो बनवाया था वो कल बनाया था, उसी में से उसी का हम यूज करेंगे। कल जो लास्ट आर्टिकल कराया था उसी में समीकरण 1 बनवा रखा था। कौन सा वाला हमने बनाया था, इसे भी आप लोग लिख लेना। V बराबर ई माइनस आई आर, ई माइनस आई आर, इसे समीकरण 1 बनाया था। इसी का यूज आज इसमें करेंगे हम। तो यहां से देखिए समीकरण 1 से अब समीकरण 1 से क्या करेंगे, उठा करके ये जो मान है उसी में रख देंगे आके। तो देखिए समीकरण 1 में आई इंटू कैपिटल आर बराबर ई माइनस आई स्मॉल आर हो जाएगा। यहाँ से इनको क्या करेंगे, पक्षांतर कर लेंगे। तो देखिए ई बराबर क्या होगा, आई आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर। तो यहाँ से ई बराबर आई कॉमन ले लेंगे तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बच जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से जब हम आगे हल करेंगे, या पहले आप लोग एक ब्रैकेट में कर देना और इसे समीकरण नंबर 3 डाल देना। यहाँ से समीकरण हमारा क्या पड़ जाएगा, 3 नंबर डाल देना। अतः यहाँ से अगर हम निकालना चाहें तो लिखना अतः परिपथ में धारा, अतः परिपथ में धारा। तो परिपथ में धारा हमारी क्या हो जाएगी, डैश आई बराबर, यहाँ से अगर हम लिखना चाहें, देखिए आई बराबर हमारा क्या आ रहा है, आई बराबर ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। आई का मान हमारा क्या आ जाएगा, ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अब यहाँ से ये समीकरण 3 और 2 को देखते हैं। तो देखिए क्या होगा, आप लोग यहाँ से लिखना, आप लोग समीकरण 3 में 2 का भाग देने पर, समीकरण 3 में 2 का भाग देने पर, समीकरण 3 में 2 का भाग देने पर, अब जब 3 में 2 का भाग देंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ से E अपॉन V बराबर क्या आ जाएगा, आई आर, वो सॉरी, हाँ यहाँ से होगा आई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर अपॉन आई इंटू कैपिटल आर। यही हो जाएगा हमारा समीकरण 3 में जब हम 2 का भाग देंगे। तो यहाँ से देखिए आई से क्या करना, आई को कैंसिल। तो ई अपॉन वी बराबर देखिए क्या आ जाएगा, आर प्लस स्मॉल आर बटे कैपिटल आर। जब इसे हम और हल करेंगे तो ई अपॉन वी इक्वल टू, जब इसमें भाग करेंगे आर से आर में तो 1 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा आर अपॉन आर, यानी स्मॉल आर बटे कैपिटल आर आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम इसे ट्रांसफर कर देंगे। तो इसको 1 को इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, ई अपॉन या स्मॉल आर बटे कैपिटल आर बराबर, इस 1 को इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो ई अपॉन वी माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ से इसको 1 को इस साइड ट्रांसफर किया, तो जब हमने इसको यहाँ ट्रांसफर किया तो देखिए अब यहाँ से क्या करना है, स्मॉल आर का मान निकालने के लिए हम क्या करें, स्मॉल आर बराबर क्या आ जाएगा, कैपिटल आर और ब्रैकेट में ई बटे वी माइनस 1, या यहाँ से लिख देना अतः सेल का आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर बराबर हमारा सूत्र में क्या पता चल जाएगा, कैपिटल स्मॉल आर बराबर
कैपिटल आर ब्रैकेट में ई अपॉन वी माइनस का 1। तो ये हमारा आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र होगा। किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र क्या हो जाएगा? स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर ब्रैकेट में ई अपॉन वी माइनस का 1। अब यहाँ से एक चीज नीचे लिखेंगे, एक पहले चित्र बना लेते हैं। आप लोग पहले एक चित्र बनाइए, देखिए क्या है। यहाँ इस साइड हम बनाए दे रहे हैं इस चित्र को। देखिए क्या है चित्र हमारा। इस तरीके से एक प्रतिरोध लगा दीजिए और इसी में इस साइड जोड़ दीजिए एक सेल प्लस माइनस के साथ। प्लस माइनस का एक सेल जोड़ देंगे, इसे प्लस कह देना, इसे आप लोग माइनस कह देना। यहाँ से यहाँ पर यहाँ पर एक वोल्ट मीटर, यहाँ से इसके वोल्टेज को मापने के लिए क्या लगा देना, एक वोल्ट मीटर लगा देना और इसको बंद कर देना। तो ये क्या आ जाएगा, एक सेल आ जाएगा नॉर्मल सा, यानी एक बैटरी बन जाएगी ये। और यहाँ से इसको किससे जोड़ देना, ऐसे करके एक परिपथ बना देना पूरा का पूरा। और इसे किससे जोड़ देंगे हम, डीसी स्रोत से आप लोग जोड़ देना। इसे डाल देना डायरेक्ट करंट यानी दिष्ट धारा स्रोत से। और इसे आप लोग कह देना चित्र बी। ये चित्र बी और चित्र एक कल वाले में हमने बनाया था। ये चित्र जो बनाया है ये चित्र बी बनाया है। तो देखिए चित्र जो कल बनाया था उसमें क्या हो रहा था, जब सेल से धारा ली जाती है, चित्र ये जो बनाया था उस समय हम क्या करें, सेल से धारा ले रहे थे। इस समय हम क्या करें, डायरेक्ट करंट से जोड़कर इस बैटरी को क्या करें, चार्ज। जैसे इन्वर्टर क्या करता है, जो अर्ध प्रत्यावर्ती है उसे डीसी में बदल के क्या करता है, बैटरी को चार्ज करता है। और जब बैटरी से यानी इन्वर्टर को हम ऑन कर देते हैं, अपने परिपथ में यूज के लिए लेते, तो उस समय डीसी कन्वर्ट होके एसी में फिर हमारे परिपथ में प्रवाहित होता है। उस समय हम सेल से धारा लेते हैं और जब इन्वर्टर बैटरी को चार्ज कर रहा होता है उस समय हम सेल को धारा देते हैं। तो ये धारा देते समय का चित्र है। और जो चित्र ए कल बनाया था हमने वो धारा लेते समय का चित्र है, यानी जब सेल धारा ले रहा होता है और इस समय क्या कर रहा है, जब सेल से धारा ली जाती है। जो चित्र ए बनाया था उसमें धारा ली जा रही थी और चित्र बी में धारा हम दे रहे हैं इसको। तो आप लोग लिख लेना यहाँ पर, इतना पहले नोट करिए, उसके बाद लिखाएं आप लोगों को, हम अपने हाथ से ही लिख देंगे। तो ये इतना नोट करिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो इसे इरेज कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखना आप लोग चित्र ए में, यहाँ लिखना चित्र ए में, चित्र ए में जब सेल से धारा ली जाती है, जब सेल से धारा ली जाती है, जब सेल से धारा ली जाती है तो सेल के भीतर धारा की दिशा, तो सेल के भीतर धारा की दिशा, तो सेल के भीतर धारा की दिशा, सेल के भीतर कल भी हमने आप लोगों को बताई थी, धारा की दिशा ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर होती है। धारा की दिशा ऋण प्लेट से किस साइड होगी, ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर होती है, धन प्लेट की ओर होती है। अर्थात क्या होगा इसका मतलब, देखिए अर्थात इसका मतलब क्या हो गया है, यहाँ से जो हमारा आएगा जाके v बराबर ई माइनस क्या आ जाएगा, आई आर। v बराबर ई माइनस आई आर। जो माइनस वाला सूत्र है उस समय जब कब आएगा, जब सेल डिस्चार्ज हो रहा होगा। किसी से हम जब कुछ लेते हैं तो हमारे ऊपर क्या चढ़ता है, ऋण। तो ऐसे ही याद रखेंगे, जब बीच में माइनस का चिन्ह आ रहा होगा उस समय हम सेल से धारा ले रहे हैं, और जब हम किसी को कुछ देते हैं तो हम पॉजिटिव हो जाते हैं। तो उस समय सूत्र में हमारा क्या आएगा। और चित्र बी के लिए यही सेम बात आप लोग लिखना। चित्र बी के लिए, चित्र बी के लिए जब सेल को धारा दी जाती है, जब सेल को धारा दी जाती है, दी जाती है तो
इस समय क्या होगा, सेल के बाहर जो धारा होगी वो किससे, धन से ऋण की ओर होगी, धन प्लेट से ऋण की ओर होगी। तो इस स्थिति में जो सूत्र आएगा हमारा V बराबर क्या आएगा, E प्लस आई आर। यानी जब हम सेल को धारा देंगे तो E प्लस आई आर होगा, और जब हम सेल से धारा लेंगे तो E माइनस आई आर। ये दोनों ही सूत्र किसके हैं, टर्मिनल विभवांतर के सूत्र हैं। सवालों में आपसे कहा भी जाएगा कि इस समय बैटरी से धारा ले रहे हैं या इस समय बैटरी को चार्ज कर रहे हैं या डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो ये दोनों ही सूत्र इंपॉर्टेंट हैं, समझा भी दिया। जब हम किसी से कुछ लेते हैं तो हम ऋणात्मक हो जाते हैं, तो उसके लिए ऋणात्मक वाला सूत्र लग गया। जब हम किसी को कुछ देते हैं तो हम धनात्मक हो जाते हैं, तो ये धनात्मक वाला सूत्र। और दोनों ही सूत्र हमारे हैं किसके, टर्मिनल विभवांतर के। तो नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं आप तक के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ। इसका, इस चैप्टर का हेडलाइन ही वही है। देखिए क्या है टॉपिक, किरचॉफ के नियम। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनसे कुछ ना कुछ आता ही है, 100% कुछ ना कुछ। या तो नियम आएंगे तो नियम लिखने पड़ेंगे, 3 नंबर में आ सकते हैं नियम आएंगे। अगर हो सकता है कभी कभी एक सवाल छोटा सा लगा देता तो दोनों मिला के 5 में आ जाता है, और नहीं तो या तो सवाल आएगा या नियम आएंगे, आएगा जरूर, पक्का कुछ ना कुछ आता ही है। तो इन्हें आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रख लेना, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसने भूलना मत आप लोग, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनके लिए आप लोग तैयार रहिए। देखिए बहुत ही सिंपल भी हैं, आप लोगों को इतने आसानी से हम समझा देंगे जो एक ही बार में आपके दिमाग में चले जाएंगे। देखिए क्या कह रहे हैं, किरचॉफ वैद्युत परिपथ के संबंधित किरचॉफ ने निम्न 2 नियम दिए। उनमें से पहला नियम क्या है, किरचॉफ का प्रथम नियम, इसे ही कहते हैं, इसे ही प्रथम नियम कहते हैं केवल, या किरचॉफ का प्रथम नियम कहते हैं, या आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। कुछ भी आए, तीनों में से एक ही बात है। तो देखिए किरचॉफ ने क्या बताया, हमने किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली, क्या कह रहे हैं एक बार फिर से सुनिए, किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योगफल सदैव शून्य होता है। एक बार फिर से सुनिए क्या करे, किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योगफल सदैव शून्य होता है। क्या हुआ इसका मतलब, अर्थात सिग्मा जो ई, सिग्मा आई बराबर हमारा क्या होगा, शून्य होता है। अर्थात सिग्मा आई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, शून्य हो जाएगा। अब आप लोग यहां पर लिखना, माना किसी परिपथ में, लिखना आप लोग, माना किसी परिपथ में, माना किसी परिपथ में माना किसी परिपथ में I1, I2, I3, I4 व I5 धाराएं बह रही हैं, I5 धाराएं वह रही हैं, वह रही हैं, जिसमें जिसमें से जिसमें से संधि की ओर आने वाली धाराएं, जिसमें से संधि की ओर आने वाली धाराएं धनात्मक, आने वाली धाराएं धनात्मक तथा संधि से दूर जाने वाली, संधि से दूर जाने वाली, संधि से दूर जाने वाली धाराएं ऋणात्मक होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। तब यहां से आप लोग लिख देना, तब किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार, तब, अब देखिए किरचॉफ ने क्या कहा अपने प्रथम नियम में, तब किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार, प्रथम नियम के अनुसार, तब किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार। अब देखिए किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कहता है हमारा,
तो सबसे पहले तो हम इसका एक चित्र ही बना के दिखाते हैं आप लोग। जैसे मान लेना आप लोग, ये कोई क्या रहा हमारा संधि पॉइंट यानी जंक्शन। संधि का मतलब होता है किसी को मिलाना या कोई मिलने वाला बिंदु। संधि आप लोगों ने हिंदी में पढ़ी होंगी, उसमें क्या करते थे, दो अलग अलग शब्दों को मिलाकर किसी एक शब्द की रचना करना। वैसे ही यहाँ पर है। मान लेते हैं 1 2 3 4 और 5। ये कोई 5 धाराएं नहीं, इसमें से हमने मान लिया I1 I2 और I3 संधि की ओर आ रही हैं, और I4 सॉरी, इसे I4 कह देना और इसे I5। I4 और I5 संधि से दूर जा रही हैं। तो किरचॉफ का नियम क्या कहता है, किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योगफल शून्य होता है। फिर हमने आपको नीचे बताया कि जो धाराएं संधि की ओर आ रही हैं उन्हें तो हम धनात्मक लेंगे, लेकिन जो धाराएं संधि से दूर जा रही हैं उन्हें हम क्या लेंगे, ऋणात्मक। तो यहां से देखिए क्या होगा, किरचॉफ के प्रथम के नियम के अनुसार I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 और माइनस I5 बराबर शून्य। यानी संधि की ओर और संधि से दूर जाने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योगफल शून्य होता है। अर्थात इसका मतलब यहां से क्या हुआ, I1 प्लस I2 प्लस I3 किसके बराबर होगा, I4 प्लस I5 के बराबर। यानी ये धाराएं संधि की ओर आ रही थी और ये धाराएं जा रही, तो संधि की ओर आने वाली धाराओं का योगफल बराबर संधि से दूर जाने वाली धाराएं। तो यहां से क्या हो जाएगा, इसका मतलब आप लोग इसे नोट करिए, उसके बाद हम इरेज करके लिखते हैं नीचे, यहाँ से या ऊपर ही लिख देंगे, इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए क्या, चलिए देखिए इसका मतलब क्या है, यहाँ पर लिख ही दे रहे हैं नीचे से। जो ये बात लिख रखी है इसका मतलब क्या होगा, अर्थात नीचे आप लोग नोट कर लेना, अर्थात संधि की, अच्छा इसको ऐसे कर देना, संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग किसके बराबर होगा, संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग। संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग। तो संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग बराबर किसके होगा, संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग। बस ये था हमारा किरचॉफ का प्रथम नियम। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं। देखिए क्या था, किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार अथवा इस नियम के अनुसार किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योगफल सदैव शून्य होता है, अर्थात सिग्मा आई बराबर 0। अर्थात इसका मतलब है कि संधि की ओर जितनी धाराएं आ रही होंगी उनका योग बराबर होगा संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर। उम्मीद है आप लोगों को पहला नियम समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिए। चलते हैं अपने अगले नियम की तरफ। देखिए दूसरा नियम, हेडिंग डाल लीजिए, द्वितीय नियम अथवा इसे ही क्या कहते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम। द्वितीय नियम को ही क्या कहते हैं हम, ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। पहले नियम को प्रथम नियम अथवा किरचॉफ का प्रथम नियम अथवा आवेश संरक्षण का नियम, इसी प्रकार इसे क्या कहते हैं, द्वितीय नियम अथवा ऊर्जा संरक्षण का नियम अथवा वोल्टा का नियम भी इसे ही कहते हैं, या कभी कभी कहते थे बंद पास का नियम, क्योंकि ये बंद पास पर ही लागू होता है। तो हेडिंग डाल लीजिए द्वितीय नियम, और इसके लिए आप लोग एक चित्र बनाएंगे। देखिए इस तरीके से आप लोग चित्र बना लेना। प्लस माइनस, फिर इसको प्लस माइनस, और फिर इसको प्लस माइनस। इसे आप लोग E1 कह देना, इसे E2 कह देना, इसे R2 कह देना, और इसे R1 और इसे
R3 कह देना है। यहाँ से जो धाराएं जाएंगी हमारी, इस साइड धाराएं प्रवाहित करा देना, इधर माइनस से प्लस की ओर। तो ये I1 धारा होगी, यहाँ से जो निकलेगी वो I2 धारा निकलेगी, इसे भी प्लस डाल देना, इसे माइनस। तो यहाँ से जो धारा नीचे की तरफ आएगी वो हमारी आएगी I1 प्लस I2। इससे जो होकर यहाँ जाएगी वो I1 प्लस I2 जाएगी। इस साइड कौन सी चली जाएगी, I2, और इस साइड जाएगी I1। इस तरीके से कुछ चित्र को बना लीजिए। इसे कह देना आप लोग A, इसे कह देना आप लोग V। बना लीजिए चित्र। अच्छा, यहाँ पर एक छोटा सा करेक्शन, इसमें आप लोग कुंजी लगा देना, यहाँ पर एक कुंजी, और कुछ रह गए बस, कैपिटल के। इसे बंद पास एक कह देना और इसे बंद पास दो। बनाइए इस चित्र को। उसके बाद देखिए क्या है। अच्छा, आप देखिए किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहा है किरचॉफ ने। इस नियम के अनुसार, अथवा किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार, अब ये लगता किस पर है, सबसे पहली बात तो यही है। देखिए क्या कहा है, किसी वैद्युत परिपथ के विभिन्न बंद पासों, किसी वैद्युत परिपथ के विभिन्न बंद पासों, यानी ये बंद पास में ही, जैसे ये कोई बॉक्स लग रखा है, इसी बॉक्स के ऊपर ही अप्लाई होगा। खुले परिपथ में ऐसे कोई परिपथ है, इसके अंदर इसमें नहीं ये लगेगा, यानी सदैव बंद पास में ही लगेगा। तो क्या कहा है, देखिए सुनिए एक बार फिर से। किसी वैद्युत परिपथ में विभिन्न बंद पासों, किसी वैद्युत परिपथ के विभिन्न खंडों के प्रत्येक बंद पासों से होकर बहने वाली धाराएं तथा उनके संगत, जो धारा बह रही है उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का, क्या कहा है, बहने वाली समस्त धाराएं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योगफल उस बंद पास से जुड़े समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। एक बार फिर से सुनिए क्या कहा है, देखिए लिख भी रखा है। किसी वैद्युत परिपथ के विभिन्न खंडों के प्रत्येक बंद पास में बहने वाली धाराएं तथा उनके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल, तथा उनके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल का बीजगणितीय योगफल उन बंद पासों से जुड़े विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, सिग्मा I इंटू आर, यानी उन सभी बंद पासों की धाराएं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योगफल बराबर होगा सिग्मा ई के, यानी सिग्मा आई आर बराबर किसके होगा, सिग्मा ई के। उम्मीद है आप लोगों को ये नियम भी समझ आया होगा। नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं देखिए इसके डेरिवेशन की तरफ, कि इसका डेरिवेशन क्या होगा। चलिए तो इसका डेरिवेशन देखते हैं। सबसे पहले ये आपने नोट कर ही लिया होगा। उसके बाद लिखिए, माना परिपथ में दो सेलें E1 व E2, ऐसे ही लिखना आप लोग। माना किसी परिपथ में, किसी परिपथ में दो सेलें जिनके विद्युत वाहक बल क्या है, E1 व E2 हैं, तथा तीन प्रतिरोध R1, R2 व R3 हैं, R3 हैं। सेलों E1 व E2 से बहने वाली धाराएं I1 व I2 हैं, I1 व I2 हैं। तब बिंदु ए पर किरचॉफ के संधि नियम से, किरचॉफ के
संधि नियम से R3 में धारा I3 बराबर I1 प्लस I2 प्रवाहित होगी तब लिख देना आप लोग। तब बंद पास या इधर लिखना आके, तब बंद पास एक के लिए किरचॉफ के संधि नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, बंद पास एक के लिए किरचॉफ के द्वितीय नियम से। अब देखिए द्वितीय नियम, यहीं से सारा कुछ खेल है इसे समझने के लिए। तो देखिए जिस साइड हम लोग चलेंगे, यहाँ से धाराओं की दिशा, सबसे बड़ी चीज है दिशा समझना। आगे जो सवाल आएंगे वो इनकी दिशा के ऊपर ही आएंगे और वो आपको समझने बहुत जरूरी है, वरना आप लोग सवाल नहीं कर पाएंगे। तो देखिए प्रथम बंद पास में चलेंगे। देखिए हम किससे चल रहे हैं, माइनस से प्लस की ओर चल रहे हैं, तो धारा कैसी लेंगे, हम पॉजिटिव लेंगे। माइनस से प्लस की ओर जौन सा चिन्ह आ रहा होगा धारा का वही चिन्ह लेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, I1, इसे हमने क्या कहा, धारा को I1 इंटू R1, तो क्या आ जाएगा I1 इंटू R1। अच्छा, जिस तरीके से एक में धारा प्रवाहित होगी वही दूसरे में प्रवाहित होगी। अगर इसमें ऐसी धारा प्रवाहित हो रखी तो इसमें भी ऐसी धारा प्रवाहित, इससे जब हम ऐसे चले तो इसी में घुसेंगे, इस वाली लाइन पर। तो देखिए प्लस से माइनस की ओर चल रही, प्लस से माइनस की ओर, तो यहाँ क्या होगा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा, धारा कैसी होगी, माइनस। I2 इंटू R2। अब इस बंद पास में कितने विद्युत वाहक बल जुड़ रखे हैं, दो विद्युत वाहक बल, एक E1 और एक E2। तो क्या आ जाएगा यहाँ से चिन्ह हमारा E1 माइनस E2, इनके भी चिन्ह किससे लेंगे, जैसे कि देखिए यहाँ से माइनस से प्लस की ओर आ रहे तो E1 प्लस का होगा, और इधर प्लस से माइनस की ओर जा रहे तो E2 कैसा होगा हमारा, माइनस का होगा। तो I1 R1 बराबर माइनस I2 R2 बराबर E1 माइनस E2। एक तो ये लग गया, तथा बंद पास दो के लिए, अब लिख देना आप लोग यहाँ पर, तथा बंद पास दो के लिए, धारा का खेल केवल आप लोग समझ जाना, उसके अलावा कुछ है ही नहीं समझने की। अब देखिए बंद पास दो में तो ऐसे ही चलेंगे, तो माइनस से प्लस की ओर आ रहे तो I2 पॉजिटिव लेंगे, तो क्या आएगा I2 R2। अब यहाँ से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो इसी में आगे की तरफ चले जाइए, तो यहाँ देखिए नीचे सेल जुड़ा ही नहीं रखा है, सेल जुड़ा है, नहीं जुड़ा रखा है, और हम धारा की ही दिशा में चल रहे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, प्लस I1 प्लस I2 इंटू R3 बराबर, अब इसके अंदर एक ही वो जुड़ रखा और किधर, माइनस से प्लस की ओर चलेंगे तो E2 आ जाएगा। ये बंद पास दो में लग गया, तो बस ये हो गया हमारा किरचॉफ का नियम। देखिए ये और ये दोनों, यहाँ से आप लोग वीडियो बार बार बैक करके 2-3 बार देखना, उसके बाद ही आप लोगों को क्लियर हो पाएगा, लेकिन हो जाएगा क्लियर, इतना हमें विश्वास है। तो आप लोग इसको वीडियो को बैक करके जरूर देखना 1-2 बार, जिससे आप लोगों को ये नियम क्लियर हो जाए। और नियम की परिभाषा तो जरूर ही याद रखनी है, क्या कहा है उसमें देखिए, किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार अथवा इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ के विभिन्न खंडों के प्रत्येक बंद पास में बहने वाली धाराएं तथा उनके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल का बीजगणितीय योगफल, पहले गुणनफल निकालना, उसका बीजगणितीय योगफल उन बंद पासों से जुड़े समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा, इसे नोट करिए, उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले आर्टिकल की तरफ। चलिए, नोट कर लिया होगा, चलिए चलते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल है हमारा, आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, देखिए क्या है, शेलों का संयोजन। हेडिंग डालिए आप लोग, शेलों का संयोजन। क्या कहा हमने, शेलों का संयोजन। सेलों के संयोजन में भी पहला आर्टिकल आप लोग क्या डालेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, तो देखिए श्रेणी क्रम संयोजन का चित्र बना लीजिए आप लोग पहले।
तो इसका चित्र होगा जाके कुछ इस तरीके का। ये चित्र आप लोग बना लीजिए। इसमें सभी सेलों के जो विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध हैं वो क्या होंगे, बराबर हैं। इसे ई कह देना, इसे भी ई कहना और इसे आर कह देना। इसी प्रकार की एन सेलें जुड़ रखी हैं सीरीज में। कितनी सेल है, स्मॉल एन सेल है इन और स्मॉल आर। तो इससे जो धारा बहेगी वो हमारी क्या बहेगी, आई बह रही है, आई। इसे बाह्य प्रतिरोध कह देना कैपिटल आर, इसे कुंजी की बना लीजिए। चलिए देखिए क्या कह रहा है आर्टिकल हमारा। माना स्मॉल एन सेलें श्रेणी क्रम में जुड़ी हैं जिनमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल ई है तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। माना इस संयोजन से बाह्य प्रतिरोध आर में स्मॉल आई धारा बह रही है, तब शेलों का कुल विद्युत वाहक बल, तो यहां से शेलों का कुल विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, शेलों का कुल वी वा बल यानी विद्युत वाहक बल। तो कुल विद्युत वाहक बल क्या होगा, देखिए स्मॉल एन सेलें और कैसी जुड़ रखी हैं, श्रेणी क्रम में जुड़ रखी हैं, तो सभी का मिला के एन का गुणा कर देंगे यानी एन इंटू कैपिटल ई। तो कुल विद्युत वाहक बल हमारा क्या आ जाएगा, एन इंटू कैपिटल ई। इसी प्रकार हमसे पूछेगा सेलों का आंतरिक प्रतिरोध, तो सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध, तो कुल आंतरिक प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में जुड़ रखा है तो n गुना हो जाएगा, समान प्रतिरोध है तो n r हो जाएगा। तो यहां से क्या निकालना, अतः परिपथ का कुल प्रतिरोध, यहां से क्या निकालेंगे, अतः परिपथ का, परिपथ का कुल प्रतिरोध, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, आंतरिक प्रतिरोध में क्या जोड़ देंगे, बाह्य प्रतिरोध, तो एन आर प्लस कैपिटल आर हो जाएगा। अतः यहां से क्या निकालेंगे, परिपथ की धारा, तो अतः परिपथ की धारा आई बराबर है, स्मॉल आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, कुल विद्युत वाहक बल, परिपथ की धारा आई बराबर क्या आ जाएगा, कुल विद्युत वाहक बल वी वा बल बटे क्या आ जाएगा, कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध यानी हमारा आई बराबर क्या आ जाएगा, एन ई बटे क्या आ जाएगा, एन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। तो यहां से परिपथ की कुल धारा क्या आ जाएगी, आई बराबर एन ई अपॉन एन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। इसे आप लोग समीकरण एक डाल देंगे, क्या डाल देंगे, समीकरण एक। सबसे पहले तो हमें यही समझना है यहाँ क्या हमसे कहा गया है, माना स्मॉल एन सेलें जिनमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल कैपिटल ई तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, श्रेणी क्रम में जुड़ी हैं, जो बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर में धारा स्मॉल आई भेज रही हैं अथवा धारा स्मॉल आई बह रही है, तब सेलों का कुल विद्युत वाहक बल, अब इस कैपिटल ई विद्युत वाहक बल की एन सेलें श्रेणी क्रम में जुड़ रखी हैं, तो टोटल विद्युत वाहक बल क्या होगा, एन का गुणा कर देंगे तो एन गुना हो जाएगा यानी एन ई। इसी प्रकार कुल आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, एन इंटू स्मॉल आर। तो अतः कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो बाह्य प्रतिरोध के सदैव श्रेणी क्रम में होता है, इसलिए एन आर प्लस कैपिटल आर हो जाएगा कुल प्रतिरोध। अब हमें यहाँ से परिपथ की धारा निकाली, तो परिपथ की धारा क्या होती है, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध।
तो आप लोग यहाँ तक नोट करिए, उसके बाद यहाँ से इसकी सीरीज बनेगी, मतलब केस बनेंगे दो तीन। तो इसे नोट करने के बाद हम यहाँ केस बनाएंगे। इरेज कर रहे हैं, एक बार आप लोग कर लीजिए नोट, फिर देखिए हम इरेज कर रहे हैं। चलिए, तो यहाँ से इसके देखिए केस क्या क्या बनेंगे, इस वाले सूत्र को हम ऊपर लिख लेंगे। चलिए, तो देखिए सूत्र जो हमने निकाला था, स्मॉल आई बराबर क्या निकाला था, एन ई अपॉन एन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, और इसे हमने क्या कहा था, समीकरण एक। तो इसका केस फर्स्ट बनाइए आप लोग, केस फर्स्ट, यदि एन आर इज मच मच लेस देन, केस फर्स्ट देखिए क्या होगा, यदि एन आर इज मच मच लेस देन कैपिटल आर, तो देखिए यदि एनआर बहुत छोटा है किससे, कैपिटल आर से, तो एनआर को क्या मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे। तो आई बराबर क्या होगा, एन कैपिटल ई बटे स्मॉल वो कैपिटल आर, या यहाँ से इसे ही क्या लिख सकते हैं, आई बराबर एन गुणे एक सेल से प्राप्त धारा, एक सेल से प्राप्त धारा। यहाँ से क्या आ जाएगा, आई बराबर एन इंटू एक सेल से प्राप्त धारा। तो देखिए एन इंटू एक सेल से प्राप्त धारा का मतलब, अर्थात इसका मतलब क्या हो गया, यानी कम आंतरिक प्रतिरोध, जिन सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम हो, यदि उन सेलों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ लेंगे, तो उनसे जो प्राप्त धारा होगी, जितने सेल जोड़ेंगे उतने ही गुना धारा बढ़ जाएगी, यानी हमारी धारा बढ़ जाएगी। यानी कम आंतरिक प्रतिरोध वाली सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से हमें धारा लाभ प्राप्त होता है। अर्थात यहाँ लिख लेना आप लोग क्या, अर्थात श्रेणी क्रम में जुड़े, श्रेणी क्रम में जुड़े सेलों से प्राप्त धारा, सेलों से प्राप्त धारा, श्रेणी क्रम में जुड़े सेलों से प्राप्त धारा एक सेल से प्राप्त, एक सेल से प्राप्त धारा की, प्राप्त धारा की स्मॉल एन गुनी है, स्मॉल एन गुनी है। अर्थात कम आंतरिक प्रतिरोध वाली, कम आंतरिक प्रतिरोध वाली सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर, श्रेणी क्रम में जोड़कर अधिक प्रबल धारा, श्रेणी क्रम में जोड़कर अधिक प्रबल धारा प्राप्त की जा सकती है, अधिक प्रबल धारा प्राप्त की जा सकती है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, यानी कम आंतरिक प्रतिरोध वाली सेलों को क्या करना चाहिए, हमें श्रेणी क्रम में जोड़ लेना चाहिए, जिससे हम अधिक प्रबल धारा को प्राप्त कर सकते हैं। तो नोट कर लीजिए, उसके बाद इसका दूसरा केस देखते हैं। चलिए नोट करिए, चलिए केस नंबर 2 देखिए, नोट हो गया होगा। देखिए केस नंबर 2 में क्या होगा हमारा, यही इसका थोड़ा सा ही बदलेंगे, यानी केस नंबर 2, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, केस 2, केस 2। अब देखिए केस 2 में यदि, केस 2 हमारा क्या कह रहा है, एन आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, यानी उसी का उल्टा, मोर ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो क्या हो जाएगा, आई बराबर अभी एन ई बटे, अब क्या करेंगे, इस कैपिटल आर को छोड़ देंगे, तो एन इंटू स्मॉल आर, तो एन से एन कट गया, तो इम्प्लाइज स्मॉल आई बराबर क्या आया, ई अपॉन स्मॉल आर। यानी अधिक आंतरिक प्रतिरोध वाली जब हमने सेलों को जोड़ा, तो यहां से देखिए हमें क्या क्या प्राप्त हुआ,
तो देखिए दूसरे वाले केस में हमने क्या बताया, जो ई आई हमारी निकल के आई वो क्या निकल के आई, लगभग एक सेल से प्राप्त धारा के बराबर, यानी कि आई बराबर है किसके लगभग बराबर आया, एक सेल से प्राप्त धारा मतलब ई अपॉन कैपिटल आर के लगभग बराबर आया। इधर लिख देना आप लोग ब्रैकेट में, लगभग बराबर होगा। तो उसके अब बताइए आंतरिक सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से कोई लाभ है, क्योंकि जो प्राप्त धारा है वो लगभग एक सेल से प्राप्त धारा के ही बराबर हो रही, तो हम इतना बड़ा संयोजन क्यों बनाएं, इतनी बड़ी बड़ी बैटरियों को जोड़ के कोई फायदा होगा। अगर अधिक आंतरिक प्रतिरोध वाली बैटरियों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो उससे कोई भी लाभ नहीं होगा, क्योंकि उनसे प्राप्त जो धारा होगी वो लगभग एक सेल से प्राप्त धारा के बराबर होगी। अतः आप लोग नीचे लिख देना, अधिक आंतरिक प्रतिरोध वाली बैटरियों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से कोई लाभ नहीं होगा। तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने यार दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे हमारा भी हौसला बना रहे और ऐसी ही क्लासेस आपके लिए लगातार आती रहें। तो आगे की क्लास के लिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार पढ़ते रहिए। तो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।